चुकी है। स्काउट और मावी दो दोस्त, दोनों तबाही। लेकिन थोड़े ही दिन पहले दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर मावी ने स्टोरी डाली और स्काउट ने ट्वीट्स किए और बात सोशल मीडिया तक पहुंच गई। अब क्या ये दोस्ती बच पाएगी? स्काउट का एसएटीएल से एग्जिट, गॉडलाइक का नॉकआउट और मॉर्टल की सेज एडवाइस, सबकी बातें करेंगे। स्पेशली जीई के बीजीएमआई ऑपरेशंस आखिर बंद क्यों हुए, वो भी डिस्कस होगा आज। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये है eSports दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल eSports। इस हफ्ते गेमिंग में ऐसे कुछ मोमेंट्स थे जो हमेशा के लिए सीन को बदल देंगे। शुरू करते हैं गॉडलाइक eSports के साथ। वही गॉडलाइक, एक ऐसा नाम जो इंडियन eSports का हर फैन जानता है। कई बार अच्छी चीजों के लिए, लेकिन कई बार काफी कंट्रोवर्शियल चीजों के लिए भी। इस हफ्ते उनका COD मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप में जर्नी खत्म हो चुका है। क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे, पर उनका सामना उधर हुआ चाइनीज टीम एक्सरॉक के साथ। 0-3 के स्कोर से हारे वो। भाई कूट दिया बाबा। पिछले साल 2023 में गॉडलाइक कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे और वुल्व्स को नियरली हरा भी दिया। लेकिन इस साल क्वार्टर फाइनल्स तक का ही सफर रहा। बात तो ये नहीं समझ आ रही कि सिंगल एलिमिनेशन कौन रखता है यार अपने वर्ल्ड फाइनल्स में। एनीवे, उनका गेम, उनकी रूल्स। अगले साल के प्रेप के लिए ऑल द बेस्ट गॉडलाइक, कम बैक स्ट्रॉन्गर। होपफुली गॉडलाइक मैनेजमेंट टीम को एक साथ रख सके और अगले साल की प्रेपरेशन जल्दी ही शुरू हो जाए। आगे देखते हैं ये लाइनअप कितना आगे जाता है। फैंस के लिए तो फिर भी एक इमोशनल मोमेंट बन गया क्योंकि उन्होंने टीम से हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने का सपना इस बार पूरा ना हो सका। अगले सीजन बाउंस बैक करने की जरूर उम्मीद होगी। होपफुली टीम एक साथ बनी रहे क्योंकि आजकल तो टीम्स रातों रात सीन से निकल जा रहे हैं या निकाले जा रहे हैं। वैसे ही कुछ हुआ वैलोरेंट में। इस हफ्ते एक बड़ा झटका लगा सिंगापुर की ऑर्ग ब्लीड eSports को। उन्हें रायट गेम्स ने VCT पैसिफिक से ऑफिशियली निकाल दिया। रायट गेम्स के ब्रेकडाउन के मुताबिक ब्लीड eSports की ऑपरेशन फेलियर्स उनके लीग से निकाले जाने का कारण बन गया। इस मूव ने सिर्फ ब्लीड के फैंस को ही नहीं डिसअपॉइंट किया, लेकिन उनके स्टार प्लेयर के फ्यूचर्स पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि ये जो एक बार फिर से फ्री एजेंट बन चुका है। ब्लीड eSports ने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बोला कि वो रायट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और फ्यूचर में अपनी टीम के पोजीशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब बूम eSports जो कि असेंशन के रनर अप थे, उन्होंने ब्लीड का स्पॉट ले लिया है VCT पैसिफिक में। काफी फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि ब्लीड दोबारा असेंशन के लिए क्वालिफाई कैसे करेगा। गाइस, ये पार्ट थोड़ा बाद में शूट हुआ है। जस्ट टू मेक एन एडिशन एंड इन्फॉर्म यू गाइस कि ब्लीड eSports के साथ एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। गो चेक आउट कसाद्स ट्वीट ऑन दिस मैटर। आई थिंक कहानी और भी डीप जाने वाली है, तो अगले एपिसोड में इसका थरो ब्रेकडाउन कर देंगे। लेकिन अब चलते हैं एक और बहुत ही ड्रामेटिक अपडेट की तरफ। पहले तो शुरू करते हैं स्काउट का SATL ऑफिशियली छोड़ना और टीम एक्सपार्क के साथ रेवेनेंट eSports ज्वाइन करना। देखो, स्काउट एक ऐसा नाम जो BGMI की दुनिया में सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुका है। पिछले कुछ सालों में SATL के साथ जुड़ के उन्होंने अपने eSports करियर में अपने लिए एक आइडेंटिटी बना लिया था, लेकिन अब उनके लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। स्काउट ने SATL और 8-Bit क्रिएटिव्स को ऑफिशियली छोड़ दिया है और इसका रीजन सिंपल बट बहुत जरूरी है। स्काउट कहते हैं कि वो अपने आप को और अपनी टीम एक्सपार्क को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियल स्ट्रेस और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों पे बैलेंस बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। स्काउट ने तो अपने स्ट्रीम पे कहा कि टीम एक्सपार्क रेवेनेंट के साथ मिलकर एक नई टीम बनाएगी जिसमें स्काउट के ट्रस्टेड प्लेयर्स जैसे सारंग, स्प्रे गॉड, जोकर, शैडो सब शामिल होंगे। और ये पार्टनरशिप काफी बड़ी बात है क्योंकि टीम एक्सपार्क ने 2024 में BGIS और BMPS दोनों जीत के BGMI eSports में हिस्ट्री बना दी। फैंस के लिए ये बहुत ही ह्यूज मोमेंट है। स्काउट का SATL से एग्जिट और रेवेनेंट के साथ पार्टनरशिप, ये दोनों चीजें एक ही वक्त में होने वाली है। इस न्यूज ने पूरे कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया। जब थग स्ट्रीम पे आए तो उन्होंने कहा कि उनका इस डिसीजन को काफी मैच्योर तरीके से हैंडल किया है स्काउट ने। उन्होंने बोला कि ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हुआ है और इसमें कोई ऐसी इल फीलिंग्स नहीं है। हब ने तो ये भी रिवील किया कि गोल्डी भाई के टाइमली इंटरवेंशन की वजह से रेवेनेंट eSports के साथ ये डील पूरी हो पाई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक सटल चेतावनी भी दी कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके और इनके परिवार वालों के बीच दरार बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन इस चेतावनी के साथ थग ने इंडस्ट्री के अंदर चल रहे शेडी प्रैक्टिसेस की तरफ एक
डायरेक्ट इंडिकेशन दिया। और थग और गोल्डी बाय के रिएक्शंस ये प्रूव करता है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में भी बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स का एक बैलेंस होता है, लेकिन दोस्ती और प्रोफेशनल राइवलरी के बीच का बैलेंस हमेशा इतना आसान नहीं होता जैसे अब देखने को मिल रहा है हमें। मावी और स्काउट, दो दोस्त, दोनों तबाही। जो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब वही लोग एक दूसरे के सामने खड़े। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे सब कुछ शुरू हुआ जब मावी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि वो लंदन में है अपने फैमिली के साथ कमिटमेंट्स में। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट फिर उन्होंने एक क्रिप्टिक स्टेटमेंट डाला जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो वापस आएंगे तो लोगों को रेलेवेंसी दिखाएंगे। सब लोग ने सोचा कि उनका इंडिकेशन डायरेक्टली स्काउट को टारगेट था। इसके बाद स्काउट ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। ये सब होने के बाद फैंस के बीच एक डिवाइड दिखने लगा सोशल मीडिया पे। मावी ने तो ये भी कहा कि वो स्काउट के मैसेजेस को आगे से इग्नोर करेंगे क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ शुरू किया है। देखो, दोस्ती और दुश्मनी दोनों जायज है, आखिर हम सब इंसान है यार, बट दैट्स वेयर ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। और यहाँ पे मॉर्टल ने जो कहा वो मेरे दिल को छू गया। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एक दूसरे को लोग आंसर करना चाहते हैं, एक दूसरे की बात से ट्रिगर हो जाते हैं, एक दूसरे की बात को इतना ज्यादा वो करते हैं कि झगड़ा होता है। बट ये चीज नहीं कर रहे कि भाई तुम्हारा काम है सिर्फ एंटरटेन करना लोगों को या फिर स्पोर्ट्स खेलना, बस इतना ही है तुम्हारा काम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने ये चीज स्पेसिफिकली स्काउट या मावी के लिए नहीं बोली। ये एडवाइस हर एक प्लेयर के लिए जो अब अपनी इमेज और फेम के पीछे भाग रहे हैं। मॉर्टल का मैसेज सिंपल है ना, स्टॉप थ्रोइंग टैंट्रम्स एंड फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स मैन। Your gameplay, your grind, your contribution to this community। देखो, अभी क्या स्काउट और मावी अपने बीच के डिफरेंसेस सॉल्व कर पाएंगे ये तो वक्त ही बता सकता है ना, लेकिन मॉर्टल ने जो कहा उसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने देंगे तो असली काम पीछे छूट जाएगा यार। इसीलिए लेट्स फोकस ऑन बिल्डिंग अ बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर यूनिफाइड ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी। एक दूसरे से झगड़ा करके कुछ नहीं होना है ना। वैसे भी कमी नहीं है बुरे मोमेंट्स की इंडियन ई स्पोर्ट्स में। इस हफ्ते इंडियन ई स्पोर्ट्स में बहुत सारे मोमेंट्स थे, है ना। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे और कुछ ऐसे भी थे जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा एक था जी का बीजीएमआई टीम ऑपरेशन से एग्जिट। इनफैक्ट इस एक अनाउंसमेंट ने पूरे इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में कहर मचा दिया। सबने आवाज उठाई। इसके बाद फैंस, क्रिएटर्स, इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स ने इस डिसीजन पे अपनी राय दी। देखो, बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पे सीरियस फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सवाल उठे गए हैं। गोल्डी बाय ने तो तुरंत अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कहा कि ग्लोबली स्पोर्ट्स के साथ अब 18 दूसरे ऑर्ग्स अपने बीजीएमआई ऑपरेशंस बंद कर चुके हैं। अब दिस इज अ वेक अप कॉल, बट आखिर फॉर हू? फिर इसके बाद एक प्रो प्लेयर सोमराज, उन्होंने जी के एग्जिट अनाउंसमेंट को शेयर करते हुए क्राफ्टन को सार्कास्टिकली टैग किया और ये भी पूछा आपको और कितना फीडबैक चाहिए इसके अलावा। अब तक बीजीएमआई की तरफ से कोई क्लियर रोड मैप और सपोर्ट मॉडल नहीं देखने मिला है। इनफैक्ट इस हफ्ते तो इंडस ने भी अपना 2025 रोड मैप शेयर कर दिया है। क्राफ्टन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? घातक भाई ने भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव आउटलुक दिया इस पे और बोला कि अब टाइम आ गया है पूरी कम्युनिटी को एक साथ आने का और बीजीएमआई इकोसिस्टम को रीबिल्ड करने का। उन्होंने बोला कि 2 बीजीएमआई बैन्स के बाद जो डिस्ट्रप्शन हुआ है उससे पूरी इंडस्ट्री अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है ढंग से। डेस्ट्रो भाई ने तो क्राफ्टन को डिफेंड करने की कोशिश की और उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कहा कि सिर्फ क्राफ्टन को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। देखो, ये बात तो सही है, गलती तो सबकी है, लेकिन गलती ये है किसी ने अभी तक मुंह नहीं खोला। डेस्ट्रो भाई, सच्चाई ये है कि प्राइस पूल पे आउट्स ऑर्ग के लिए इनफ नहीं होते। जब एक टीम एक टूर्नामेंट जीतती है तो प्राइस पूल में से सबसे बड़ा हिस्सा किसको जाता है भाई? पहले तो प्राइज मनी आता है, टैक्सेस कट के, कंप्लायंस के बाद 32% कटता है टोटल। फिर वो बचे हुए पैसे प्लेयर्स में बच जाते हैं और उसमें से कभी कभार छोटा सा हिस्सा बच गया, बाकी ट्रांसफर फीस, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ सब में बांटने के बाद ऑर्ग के लिए सिर्फ तंबूरा बचता है एंड में। एंड ऐसा भी नहीं है कि मोनेटाइजेशन या पैसों की कमी है सीन में और ये फिगर आउट नहीं हो रहा है किसी से। बीजीएमआई का सबसे प्राइमरी रेवेन्यू मॉडल है लूट बॉक्सेस और इन गेम परचेसेस का। रेवेन्यू के लिए क्राफ्टन इस पे हेवीली डिपेंडेंट है गेम में, लेकिन ये रेवेन्यू स्ट्रीम से प्लेयर्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्ग्स, फैंस, किसी को कोई फायदा नहीं होता है। क्राफ्टन अपने स्टोरीज पे डालते हैं कि उनका एंटी चीट सिस्टम
अपडेट हो रहा है और वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए पुश कर रहे हैं। भाई रहने दो यार, हर साल यही सुनते सुनते ना मेरे भी कान पक गए। लेकिन फिर भी न जाने कैसे आप सबको यही चीज फिर से बोलते रहते हो। लैंड के फाइनल्स पे भी भाई नोन हैकर्स पहुंच चुके थे। इनफैक्ट इस पे तो पूरी कम्युनिटी ने मिलकर आपको फीडबैक दी थी। सच बात तो ये है कि इस इकोसिस्टम को जो सपोर्ट चाहिए वो उसे मिल नहीं रहा। ऑग्स जो प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, गेम को प्रमोट करते हैं, उनका रोल तो सिर्फ मार्केटिंग ही रह गया ना क्राफ्टन जैसे पब्लिशर्स के लिए। अभी तो हमने थोड़े दिन पहले वॉइस पैक्स भी देखे, क्रिएटर्स की आवाजें गेम में डाली गई है ताकि उनके फैंस एंगेज कर पाए। अब आपको ये सोचने की जरूरत है, अगर क्राफ्टन टीम्स को और क्रिएटर्स को इस मोनेटाइजेशन मॉडल में इन्वॉल्व नहीं कर रहा तो उनका फ्यूचर आखिर है क्या? सर्वाइव कैसे करे भाई, सस्टेन कैसे करे? यहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए जहां टीम्स को, क्रिएटर्स को, प्लेयर्स को कैसे ना कैसे मौका मिले यार, जैसे हमें दूसरे पब्लिशर्स देते हैं। रायट गेम्स का फ्रैंचाइज मॉडल, रेनबो सिक्स सीज का फ्रैंचाइज मॉडल। इनफैक्ट रायट का फोकस तो रेवेन्यू शेयरिंग पे है। रायट अपने टीम्स के साथ मिलके वैलोरेंट में डिजिटल स्किल्स बना चुका है और इसमें से जो रेवेन्यू आता है उसका आधा हिस्सा टीम्स में बढ़ जाता है ताकि उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सके और वो इस इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर सके। यूबीसॉफ्ट का R6 शेयर प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही है जिसमें टीम्स को एक हिस्सा मिलता है। इससे टीम्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है और टीम्स और प्लेयर्स को सिर्फ जीतने पर फोकस करने का मौका मिलता है, ना कि यार फर्स्ट आ गया लेकिन प्लेयर्स को सैलरी कैसे दूं। जुलाई 3 का ये वेंचरबीट का आर्टिकल देखो, ये बताता है कि क्राफ्टन ने 2024 के फर्स्ट हाफ में $1 बिलियन कमाया है। यहाँ ऑग्स 1.5 करोड़ के वजह से अपना ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। लूट बॉक्सेस के बारे में तो हम सब जानते हैं, प्लेयर्स अपने पैसे डालते हैं, रिवॉर्ड्स रैंडम होते हैं। अक्सर वो रिवॉर्ड्स जो प्लेयर्स को चाहिए होते हैं ना वो उन्हें मिलते नहीं है और फिर से पैसे डालने का एक लूप क्रिएट होता है। खरीदते रहो, क्रेट्स ओपन करते रहो जब तक अपना फेवरेट स्किन नहीं मिलता है ना। तो वही है क्रेट ओपनिंग्स का स्कीम। इसीलिए तो हर हफ्ते कोई ना कोई नया स्किन आते रहता है जिसकी प्रमोशन वो ई स्पोर्ट्स एथलीट से ही करवाते हैं। मैंने तो थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया आज के वीडियो में, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में थोड़ी सच्चाई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर बीजीएमआई प्लेयर के साथ ताकि वो अपनी आंखें खोल सके। अगर आपको भी लगता है कि बीजीएमआई को एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है तो आप अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करो, क्योंकि आपकी आवाज ही क्राफ्टन तक पहुंच पाएगी और बदलाव लाने में मदद करेगी। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में G5 में।